नमस्कार दोस्तों। दो कौड़ी के ज्ञान में आपका स्वागत है। सोचिए, एक लड़का रात दिन पढ़ता है, एक लड़की गरीब परिवार से आती है। दोनों मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ नंबर से फैसला होना चाहिए, या फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी है वह किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से आया है। और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे संवेदनशील बहस, आरक्षण की। 21 अगस्त 2026 को दिल्ली का जंतर मंतर फिर इस बहस का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। लोग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से जमा हो गए हैं। मांग है कि जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा की जाए, आर्थिक आधार को ज़्यादा महत्व दिया जाए, क्रीमी लेयर पर सख्ती हो और आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएं। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने को कहा गया था। रामलीला मैदान के लिए अधिकतम 500 लोगों की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है जंतर मंतर से हटने के लिए तैयार नहीं हुए और बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए हैं। बाद में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं है। इसके पीछे 75 साल से ज़्यादा पुरानी एक ऐसी बहस है जिसमें दो सवाल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ तो अगर सदियों का भेदभाव हुआ है तो बराबरी लाने के लिए विशेष अवसर क्यों न दिया जाए, ऐसा सवाल है। और दूसरा तरफ ये सवाल है कि अगर आज किसी गरीब बच्चे के पास पैसा नहीं है तो सिर्फ उसकी जाति देखकर उसकी समस्या को क्यों नज़रअंदाज किया जाए। तो आखिर कौन सही है? आज हम किसी जाति के पक्ष में और किसी जाति के खिलाफ खड़े होने नहीं आए हैं। हम आज केवल कोशिश करने आए हैं इस बात को समझने की कि आरक्षण आया क्यों था, आज इसकी ज़रूरत कितनी है, इसके विरोध में क्या तर्क है, समर्थन में क्या तर्क है, और सबसे बड़ा सवाल, आगे रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अचानक अगस्त 2026 में इतना बवाल स्टार्ट क्यों हो गया है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि 21 अगस्त का जो प्रदर्शन है आसमान से अचानक नहीं गिरा है। इसके पीछे कई बड़ी घटनाएं और अलग अलग बहसें जुड़ती गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहा है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। जनवरी 2026 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और हैरेसमेंट जैसी समस्याओं से निपटा जाए और इसी से निपटने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाना था। ये नियम 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हो गया था। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये बहुत अच्छा है, अगर किसी छात्र के साथ जाति के कारण भेदभाव होता है तो शिकायत करने की मजबूत व्यवस्था होनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इन नियमों में सभी छात्रों के लिए बराबर सुरक्षा है, यानी सामान्य वर्ग के छात्रों का क्या? अगर कोई झूठा शिकायत कर देता है तो उस स्थिति में क्या पर्याप्त सेफगार्ड बनाए गए हैं? इन्हीं सवालों को लेकर मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दिया और 2012 के नियमों को जारी रखने का निर्देश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि नए नियमों में कुछ अस्पष्टताएं हैं और इनके गलत इस्तेमाल की संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब बाद में अगस्त में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि इन नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई आरक्षण का शुरुआत ही क्यों किया गया, तो इसका जवाब आज के रोजगार बाजार से नहीं, भारत के इतिहास से मिलेगा। भारत में जाति जो है सिर्फ शादी ब्याह की पहचान नहीं थी। कई समुदायों को सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया था। कुछ लोगों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं मिलता था। कुछ काम सिर्फ उनकी जाति के कारण तय माने जाते थे। कई समुदायों के लिए स्कूल जो है, जमीन, सरकारी व्यवस्था और सामाजिक समान तक पहुंच जो है कि बहुत सीमित थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी समाज को पीढ़ियों तक दौड़ में शामिल ही नहीं होने दिया गया
तो अगले दिन उससे ये कहना कि अब सब बराबर है, दौड़ो और जीत जाओ, क्या ये वास्तव में बराबरी होगी? तो यही आरक्षण के पीछे का मूल विचार था। आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ किसी को मुफ्त में सीट दे देना नहीं था। मूल उद्देश्य था ऐसे समुदायों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना, जिन्हें लंबे समय तक व्यवस्थित रूप से पीछे रखा गया था। और इसी वजह से संविधान में जो है कि एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। अब आरक्षण क्या एससी एसटी तक ही रह गया? नहीं, समय के साथ व्यवस्था जो है बदलती चली गई। फिर आया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधित्व का सवाल उठा दिया। 1990 के दशक में केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण लागू हो गया और इसके बाद देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। यानी आज का आरक्षण सिस्टम एक ही दिन में नहीं बना, यह अलग अलग समय में अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों के जवाब में विकसित हुआ। फिर 2019 में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, भले ही वो जनरल के हों, उनके लिए 10% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान आ गया। अब यहीं पे एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ईडब्ल्यूएस ने पहली बार आर्थिक कमजोरी को भी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था में एक स्वतंत्र आधार के रूप में जगह दे दी। इसलिए आज जब कोई कहता है कि आरक्षण सिर्फ जाति पर क्यों हो, तो सवाल नया नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही आर्थिक आधार को एक अलग आरक्षण व्यवस्था में शामिल कर चुका है। लेकिन अब बहस इस बात का है कि क्या आर्थिक आधार को जाति आधारित आरक्षण की जगह ले लेना चाहिए? अब यही असली सवाल है। अब थोड़ा ईमानदारी से उच्च पक्ष को समझते हैं, जो आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहता है, जो आज के समय में धरना प्रदर्शन कर रहा है। उनकी पहली बात क्या है? सबसे पहला उनका बात है कि गरीब तो हर जाति में है। मान लीजिए एक परिवार गरीब है, उसके पास पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं, घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। और बहुत सारे ऐसे परिवार वास्तव में हैं जिनके परिवार में मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से असक्षम हो गया है, किसी की मृत्यु हो चुकी है और वो जनरल कास्ट में आ रहा है, तो उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो ईडब्ल्यूएस के अंतर ही मिल रहा है। तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, लेकिन वो आरक्षण के दायरे में पहले से आ रहा है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या दोनों की मदद का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति अलग है? तो इस पर आरक्षण विरोधी पक्ष जो है वो क्या कहता है कि गरीबी का इलाज जाति देखकर नहीं होना चाहिए। गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, उसे सहायता मिलनी चाहिए। अब क्रीमी लेयर का क्या सवाल है कि अगर किसी परिवार को कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ मिल चुका है और परिवार आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत हो चुका है, उनके घर में कोई आईएएस बन चुका है, कोई आईपीएस बन चुका है, कोई नेता बन चुका है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो क्या उसके बच्चों को भी उसी तरह आरक्षण मिलते रहना चाहिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 200-400 रुपए के सिलेंडर का सब्सिडी छोड़ने के लिए तो आग्रह कर देते हैं, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। क्या आरक्षण छोड़ने के लिए आग्रह उनको नहीं करना चाहिए? और यही है क्रीमी लेयर की बहस। इस पक्ष का कहना है कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। आरक्षण की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को कम करना है, तो इसकी समय समय पर समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए कोई नीति 30 साल पहले बनाई गई थी, क्या 30 साल बाद यह देखना गलत है इसका फायदा किसे मिला, किसे नहीं मिला, कहाँ अभी भी जरूरत है, कहाँ सुधार होना चाहिए? देखिए, समय के साथ किसी में भी बदलाव होना जरूरत है। अगर समय के साथ नदी की धारा की तरफ बहाव नहीं होगा तो वो पानी खराब होना निश्चित है। तो आरक्षण विरोधी पक्ष क्या कहता है कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब सामाजिक न्याय खत्म करना नहीं है, बल्कि नीति को बेहतर बनाना है। अब मेरिट का सवाल भी उठता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है आज के समय में? मेरिट। कहा जाता है कि आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाएगी, आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरिट सिर्फ परीक्षा में मिले नंबर का नाम है? एक छात्र के पास एसी वाला कमरा है
अच्छा स्कूल है, महंगी कोचिंग है, पढ़े लिखे माता पिता है, और दूसरा छात्र गांव के सरकारी स्कूल से आया है, उसके पास किताबें भी सीमित थी। अब दोनों ने 500 में से 400 और 370 नंबर हासिल कर लिए मान लीजिए, तो क्या इन दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी? यहीं से दूसरी तरफ का सवाल भी आता है, अगर परिस्थितियां बराबर नहीं है तो सिर्फ अंतिम नंबर को पूरी मेरिट मानना कितना सही है? तो दोस्तों, यही इस बहस का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि दूसरा पक्ष को जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि निर्णय लेना काफी मुश्किल है। अब अगर हम सिर्फ आरक्षण का विरोध करने वालों की बात सुनते रहें तो कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि दूसरा पक्ष क्या कहता है कि गरीबी और जातिगत भेदभाव जो है कि एक ही चीज नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति दलित है, वो आर्थिक रूप से मजबूत भी है, उसके पास पैसा है, अच्छी नौकरी है, लेकिन अगर समाज के किसी हिस्से में उसे उस जाति के कारण आज भी अपमान या भेदभाव झेलना पड़ता है, तो सिर्फ यह कह देना कि भाई तुम तो अमीर हो, अब समस्या खत्म हो गई, क्या ये सही होगा? लेकिन आज के समाज में जो वास्तविक स्थिति है, जो धरातल पर स्थिति है, आज के समय हम लोग भी ट्रेवल करते हैं, सब जगह जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, कहीं किसी होटल में कोई ये पूछकर नहीं बैठता है कि आप कौन से जाति के हैं। हमारे बगल में कोई बैठा है तो हम ये नहीं पूछते हैं कि हाँ भाई कौन से जाति को हमारे बगल में बैठ सकते हो कि नहीं, तुमने खाना मेरे को दिया है, पानी दिया है, आप कौन से जाति के हैं। धरातल पर ये स्थिति नहीं है। राजनीति की रोटी सेकने के लिए राजनेता लोग इस चीज को बना के रखे हुए हैं। आज भी फॉर्म में जाति भरवाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। जाति सिर्फ गरीबी का सवाल नहीं है। आप अमीर हो चुके हैं, पैसे हैं, लेकिन एक विशेष जाति से अगर आ रहे हैं तो आपको समाज में हे दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं, राजनेता ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। आज के समय में मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई जाति को लेकर कहीं पे भेदभाव हो रहा है। ये एक केवल राजनीति का रोटी सेकने का माध्यम रह गया है। एक सामाजिक पहचान और ऐतिहासिक भेदभाव का सवाल अभी भी खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो ज्यादातर केवल राजनेताओं के द्वारा। अब क्या आज भी जातिगत भेदभाव है वास्तव में? और इसका ईमानदार जवाब है कि बहुत जगह होता भी है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारत 1950 जैसा भारत आज के समय में नहीं रह गया है। बहुत बदलाव हो चुका है। SC ST और OBC समुदाय से बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, IAS PCS बन चुके हैं, वैज्ञानिक बने हैं, बिजनेस में गए हैं, राजनीति में पहुंच चुके हैं। तस्वीर केवल अंधेरी तस्वीर नहीं है जो कि दिखाया जा रहा है। तो क्या प्रगति सभी तक समान रूप से पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो नीति का क्या होना चाहिए? यहीं से बहस फिर से शुरू हो जाती है। अब देखिए, कोई SC ST है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है। अगर वो वास्तव में गरीब है, उसे अभी भी पढ़ाई का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, रोडें नहीं पहुंची हैं, स्कूलों का मतलब व्यवस्था खराब है, उनके बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन SC ST का ही अगर कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित हो चुका है, पैसे के रूप से काफी आगे बढ़ चुका है, तो उनके बच्चे अभी भी ले रहे हैं उस आरक्षण का लाभ। तो वास्तविकता यही है कि अब उनको लाभ न देके जिनको वास्तव में आर्थिक आधार पर लाभ दिया जाएगा, तो इससे पता चलेगा। जैसे क्रीमी लेयर का बात है, वही चीज इसमें भी लाने का लोग मांग कर रहे हैं। अब प्रतिनिधित्व का सवाल उठता है, जिसमें आरक्षण के समर्थक वाले कहते हैं कि यह मत देखिए कि कितने लोग सफल होकर ऊपर पहुंच गए हैं, यह भी देखिए कि सिस्टम के अलग अलग स्तरों पर किस समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है। सरकारी संस्थानों में, उच्च शिक्षा में, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में, और यही आरक्षण का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि रिप्रेजेंटेशन कितना है। क्योंकि अगर किसी समुदाय की आबादी बड़ी है लेकिन सत्ता, शिक्षा और संस्थाओं में उसका प्रतिनिधित्व लगातार बहुत कम है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना होगा। हर जगह जनसंख्या के बिल्कुल बराबर प्रतिनिधित्व को ही न्याय का एकमात्र पैमाना मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि हर नौकरी और हर संस्था की अपनी योग्यता, परीक्षा और पात्रता होती है। यानी असली सवाल बहुत ज्यादा जटिल है। अब SC ST एक्ट का क्या विवाद है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस कानून का उद्देश्य
उन लोगों को कानूनी सुरक्षा देना है जो जाति आधारित अत्याचार और भेदभाव का सामना करते हैं। इसके समर्थक क्या कहते हैं कि अगर किसी कमजोर समुदाय के खिलाफ अपराध होता है तो सामान्य कानून हमेशा पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकता है। वहीं आलोचक कहते हैं कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर झूठा केस दर्ज होता है तो निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। देखिए, ये मामला दहेज प्रथा से रिलेटेड कानून में भी बार बार इस बारे में चर्चा होता है कि उसमें भी कई मामले झूठे होते हैं, लेकिन अब उसको भी हटाना मतलब संभव नहीं है और सही भी नहीं है। तो इसीलिए सेफगार्ड जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और भी जरूरी है कि किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना और पूरा कानून ही गलत है, ये दोनों एक ही बात नहीं है। किसी भी कानून में अगर दुरुपयोग हो रहा है तो समाधान यह होना चाहिए कि गलत मामले पर कार्रवाई हो, जांच निष्पक्ष हो, निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षा मिले और वास्तविक पीड़ित को न्याय भी जरूर मिले। यानी कानून मजबूत भी रहे और उसका दुरुपयोग भी न हो, इसका पूरा पूरा ख्याल हमारे संवैधानिक संस्थाओं को रखना होगा। आरक्षण की 50% की सीमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी हुई है। अब इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में आरक्षण की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित कर चुका है और इसको एक लाइन में समझना सही भी नहीं होगा, क्योंकि बाद के संवैधानिक बदलावों और न्यायिक फैसलों ने इस पूरे विषय को और जटिल बना दिया है। अब यही कारण है कि आरक्षण का भविष्य केवल संसद या सड़क पर तय नहीं हो सकता है। इसमें अदालतों की भूमिका सबसे बड़ी है। अब असली समस्या क्या है? अब मैं आपको 2 कौड़ी की ज्ञान वाली बात बताता हूँ। हो सकता है कि असली सवाल यह नहीं है कि आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए। असली सवाल शायद ये है कि आरक्षण अब कैसा होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा गरीब है, उसे अच्छी सरकारी स्कूल शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? स्कॉलरशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कोचिंग की सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं? हॉस्टल मिलना चाहिए कि नहीं? पोषण मिलना चाहिए कि नहीं? डिजिटल सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं? मेरी नज़र में बहस को 4 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला है सामाजिक न्याय। जिस समुदाय के साथ ऐतिहासिक और वर्तमान में भेदभाव है, उसकी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व बिल्कुल जरूरी है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक कमजोरी। गरीब बच्चे को उसकी जाति से अलग भी मदद मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है शिक्षा की बराबरी। अगर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच जमीन आसमान का अंतर रहेगा तो सिर्फ परीक्षा के दिन मेरिट की बात करना अधूरा बात रहेगा। और चौथा पॉइंट है लगातार समीक्षा होती रहनी चाहिए। किस नीति से किसको कितना फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ फ़ायदा पहुँच रहा है, कहाँ फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है और क्या बदलाव ज़रूरी है। हर नीति की तरह आरक्षण नीति की भी डाटा बेस्ड समीक्षा होनी ही चाहिए। और समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि कल से आरक्षण खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि नीति को बेहतर बनाया जाए। समय के साथ समाज में बदलाव होते रहता है और नीतियों में भी समय के साथ बदलाव और उसमें सुधार होते रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरक्षण कभी खत्म होगा? अब आते हैं भावनात्मक सवाल पर कि क्या ये खत्म हो भी सकता है। इसका ईमानदार जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर जिस सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए नीति बनाई गई थी वह वास्तव में खत्म हो चुकी है, तो किसी भी विशेष नीति की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन अगर असमानता अभी भी मौजूद है तो उसे अचानक से खत्म करना भी समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए शायद सही तरीका यह है कि नारा नहीं, आंकड़े देखिए। किस समुदाय की शिक्षा कितनी बढ़ी है, किसका प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा है, कितने परिवारों को बार बार लाभ मिल रहा है, कहाँ अभी भी सामाजिक भेदभाव ज्यादा है, और सबसे जरूरी बात, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि एक गरीब बच्चे को आरक्षण की जरूरत ही न पड़े। अगर हम उस दिन तक पहुंच जाए तो शायद आरक्षण पर बहस अपने आप बदल जाएगी।
21 अगस्त का जंतर मंतर हमें सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं दिखाता है, यह हमें बताता है कि देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर बेचैनी है। एक वर्ग कह रहा है कि आरक्षण की समीक्षा करो, दूसरा कह रहा है कि अभी आरक्षण कमजोर किया तो सामाजिक न्याय जो है कि पीछे चला जाएगा। और दोनों के बीच खड़ा है आम भारतीय युवा, जिसे नौकरी चाहिए, जिसे अच्छी शिक्षा चाहिए, जिसे अपनी मेहनत का परिणाम चाहिए, और शायद सबसे ज़्यादा एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उसे लगे कि उसके साथ न्याय हो रहा है। लेकिन न्याय का मतलब क्या है? अगर कोई भूखा है और कोई अभी पेट भर खा चुका है, दोनों को 3-3 रोटी दे, तो क्या इसको समानता कहेंगे? या भूखे को 5 रोटी दे और जो खा चुका है उसको 1 रोटी दे, इसको समानता कहेंगे? तो अब ये सवाल आप लोगों पर छोड़ते हैं कि कितने समय तक, किस आधार पर और कब कहा जाएगा कि अब लक्ष्य हासिल हो गया। और यही असली बहस है, और इसके लिए समीक्षा बहुत ही आवश्यक है। आरक्षण को लेकर आप चाहे जिस पक्ष में हो, लेकिन एक बात याद रखिए, जाति के नाम पर किसी इंसान से नफरत करना समाधान नहीं है। और आरक्षण के सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को जातिवादी कह देना भी समाधान नहीं है। उसी तरह सामाजिक भेदभाव की बात करने वाले हर व्यक्ति को आरक्षण का फायदा खाने वाला कह देना भी गलत है। सवाल पूछिए, सरकार से आंकड़े जरूर मांगिए, नीति की समीक्षा मांगिए, लेकिन इंसान को उसकी जाति से छोटा मत कीजिए। क्योंकि अंत में लक्ष्य क्या है? एक ऐसा भारत जहां किसी बच्चे को यह न सोचना पड़े कि मेरी जाति मेरे भविष्य से बड़ी है। और शायद उस दिन आरक्षण की जरूरत हो या न हो, लेकिन सामाजिक न्याय का लक्ष्य जरूर पूरा हो चुका होगा। आपकी राय क्या है? क्या आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? क्या आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? क्या क्रीमी लेयर को और मजबूत किया जाना चाहिए? या अभी भी जातिगत असमानता इतनी बड़ी है कि आरक्षण को कमजोर करना जल्दीबाजी होगा? कमेंट में अपनी राय तो जरूर बताइए। और जातिगत जनगणना से मेरा राय ये भी है कि जातिगत जनगणना से ये चीज मालूम चलता है कि किस जाति के लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर कहाँ तक पहुँचा है, जिसे बिहार सरकार ने शुरू करने का कदम उठाया था, लेकिन मामला अभी बीच में ही फंसा हुआ रह गया। और एक शर्त भी है, बहस कीजिए, नफरत मत फैलाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, 2 कौड़ी के ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ कोशिश यही है कि शोर नहीं मचाना है, सवाल करने की आदत पैदा करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।